नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फलों की सफल बागवानी के लिए फलों की उन्नत किस्मों पर जानकारी। सफेद लटकीट की समस्या है गंभीर, पहले से ही रहें सतर्क। फलों की बागवानी के लिए सबसे सही समय बरसात का होता है। इस समय किसी भी पौधे की रोपाई करने से बड़ी आसानी से लग जाते हैं और सही विकास करते हैं, लेकिन ये फल वृक्ष आगे अच्छी फलत दें, इसके लिए इनकी उन्नत किस्मों का चयन भी जरूरी है, जिस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर BS चंदेल। फलों की बागवानी बरसात में शुरू हो जाती है, जिसके लिए गड्ढों की खुदाई गर्मी में यानी इस समय की जाती है। इसके साथ साथ आपको पहले ही जिस फल की बागवानी करनी हो उसके उन्नत किस्मों की भी अभी से व्यवस्था अवश्य कर लें। तो इसके लिए आप जो सामान्य भूमि है उसमें तो आप आम, आंवला, नींबू, कटहल, जामुन ये सब कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़मीन अगर ऊसर भूमि है तो उसके लिए आप ये आम नहीं लगाएं, वहाँ पर नींबू नहीं लगाएं। आप वहाँ पर अमरूद लगा सकते हैं, आंवला लगा सकते हैं, बेल लगा सकते हैं, बेर लगा सकते हैं और करौंदा लगा सकते हैं। तो आपको मैं अब इस प्रकार से जो पौधे आप लगाएंगे उनमें कुछ प्रजातियों के बारे में आपको बता दूँ कि जैसे अमरूद की हमारे पास 3-4 प्रजातियाँ हैं। उसमें जो सबसे अच्छी प्रजाति है, खाने में स्वादिष्ट है, वो इलाहाबाद सफ़ेदा प्रजाति है, इसको लगाएं। और उसके बाद अमरूद की एक और प्रजाति है लखनऊ 49, सरदार अमरूद के नाम से भी उसको जानते हैं, ये प्रजाति है। इलाहाबाद सफ़ेदा प्रजाति में विल्ट की बीमारी बहुत लगती है, इसलिए बेहतर हो कि आप लखनऊ 49 लगाएं, उसमें बीमारी बहुत कम आती है। आम के बाग लगाने में आपकी कुछ प्रजातियाँ हैं, जैसे आप पहले से जानते होंगे, दशहरी है, लंगड़ा है और बॉम्बे ग्रीन है और गौरजीत है। गौरजीत हमारी अगैती प्रजातियां हैं, गौरजीत और बॉम्बे ग्रीन। उसके बाद जो मध्यम समय की प्रजातियां हैं उसमें लंगड़ा और दशहरी है। और उसके बाद में जो लेट वैरायटीज़ हैं, देर से पकने वाली प्रजातियां हैं, उसमें लखनऊ सफ़ेदा और चौसा है। और इसके बाद एक और बहुत अच्छी प्रजाति है आम्रपाली। इस आम्रपाली की विशेष बात यह है कि इसके पौधे छोटे साइज़ के होते हैं और ये हर साल फलत में आती है और इसका फल भी बहुत स्वादिष्ट होता है खाने में। इसलिए आप उसको घर के किचन गार्डन में या पूरी बागवानी भी करेंगे तो ये बहुत लाभकारी है। इसी प्रकार से आंवले में कई प्रजातियाँ विकसित की हैं, जिसमें नरेंद्र आंवला 6 है, नरेंद्र आंवला 7 है, नरेंद्र आंवला 10 है और एक और हमारी परंपरागत प्रजाति है चकैया। ये सभी बहुत अच्छी फलत वाली हैं। उसमें जो हमारे नरेंद्र 6 प्रजाति है उसमें रेशा बहुत कम है, तो घर में मुरब्बा बनाने के लिए या प्रसंस्करण के लिए ये बड़ी ही उपयुक्त प्रजाति है, अचार बनाने के लिए। उसके बाद नरेंद्र आंवला 7 है, ये बहुत ज़्यादा फलत वाली प्रजाति है और इसका फल बड़ा सुंदर होता है देखने में और इसमें भी रेशा कम है। ये बहुत अच्छी फलत की प्रजाति है, इसको भी किसान भाई लगाएं। उसके बाद नरेंद्र आंवला 10 है, ये अगैती प्रजाति है, तो इसको भी अवश्य लगाएं। और देर से पकने वाली प्रजाति है बाद में चकैया, ये भी बहुत अच्छी फलत आती है इसमें।
जैसे आपको बता दें कि आंवले में अगर एक प्रजाति लगाएंगे तो आपको हो सकता है कि बहुत कम उपज मिले, हो ये भी संभव है कि बिल्कुल उपज ना मिले। इसीलिए आंवले का जब भी बाग लगावें तो कम से कम 2-3 प्रजातियां मिला करके लगाएं। कुछ प्रजातियां का जो विकास हुआ है वो पुरानी प्रजातियों के सिलेक्शन से, चयन से हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जिन प्रजातियों से चयन किया गया वही प्रजातियां ना हो। जैसे नरेंद्र बेल 6 और चकैया एक ही परिवार से हैं, तो आप नरेंद्र बेल 6, 7 और 10 इसका आप मिला करके इसको लगाएंगे तो आपको अच्छी फलत मिलेगी। नरेंद्र बेल कृषि विश्वविद्यालय ने बेल की भी प्रजातियां निकाली हैं, नरेंद्र बेल 1, नरेंद्र बेल 2। ये इनका बड़ा फल है और बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट है खाने में, और इनकी फलत बहुत अच्छी है। जो हमारी पुरानी प्रजातियां हैं, गोला है, उमरान है, बनारसी कड़ाका है, ये भी लगाएं। बेर की एक और किस्म है जिसे एप्पल बेर के नाम से जानते हैं। इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। इस बेर की बाजार में अच्छी मांग रहती है। किसान भाइयों से मेरा ये और अनुरोध है कि अभी बेल की बागवानी बहुत कम किसान कर रहे हैं। सभी जगह 1-2 पौधे लगे हुए हैं सभी के बाग में, लेकिन पूरे तौर से बहुत बड़े बड़े बाग आपको बेल के नहीं दिखलाई पड़ते हैं। जबकि बेल में आसानी ये है, इसकी बिक्री में कोई समस्या नहीं है, और इसको कोई चिड़िया या कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति इसको हानि नहीं पहुंचाता है। नरेंद्र बेल 4 छोटा फल है, बहुत स्वादिष्ट है खाने में, बहुत फलती है ये प्रजाति। उसके बाद नरेंद्र बेल 5 है जो लगभग 1 किलो का फल है, और ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। इसका छिलका पतला है और इसमें जो बीज है, गोंद है, उसकी संख्या कम है। इसी प्रकार से बेल की प्रजाति नरेंद्र बेल 9 है, वो भी बहुत अच्छी प्रजाति है। इसका थोड़ा फल बड़ा होता है और करीब 1 किलो से लेकर 1.25 किलो तक इसका फल होता है। एक प्रजाति बेल की और भी है, नरेंद्र बेल 7। ये बहुत बड़ा बेल होता है, 4 किलो 5 किलो तक का बेल इसमें हो सकता है। इसकी उतनी फलत नहीं है, लेकिन प्रसंस्करण के दृष्टिकोण से ये बहुत उपयुक्त प्रजाति है। तो किसान भाई इसको भी लगाएं। किसान भाई कई प्रजातियां मिला करके बागवानी किया करें, तो उससे आपको लंबे समय तक फल उपलब्ध रहते हैं, तो आपको बिक्री करने में आसानी रहती है। इसके बाद जब बागवानी आपकी बड़ी हो जाए, 15-20 साल के जब बाग हो जाए, तो बाग में आपको काफ़ी छाया हो जाएगी। तो उसके बाद हम कहते हैं कि उसमें आप हल्दी और अदरक की खेती करें, तो आपको हल्दी और अदरक की एक अतिरिक्त आय के रूप में आमदनी हो जाएगी, और इस आपकी भूमि का अच्छा उपयोग हो जाएगा। खेती करने से बाग की गुड़ाई, जुताई, सफाई होती रहती है, तो एक प्रकार से वो आम के लिए भी लाभकारी है और आपको एक अतिरिक्त फसल भी मिल जाएगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में सफेद लटकीट की समस्या अधिक रहती है, जिसके नियंत्रण के लिए सही समय पर उपायों को अपनाना जरूरी होता है, क्योंकि आमतौर पर किसान इसके लिए दवाओं का प्रयोग तब करते हैं जब यह कीट फसलों में दिखाई देता है, जिससे सही नियंत्रण भी नहीं होता है और खर्चा भी बढ़ जाता है। जबकि इसका समेकित नियंत्रण करें, जिस पर आधारित है आज का यह अंश।
देश के अनेक भागों में सफेद लट की समस्या अत्यंत गंभीर होती जा रही है। इसके भयंकर प्रकोप से कई फसलों की खेती पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बरसात के समय ये भृंग कीट सक्रिय होते हैं और जमीन में हजारों की संख्या में निकलते हैं, लचर कर नष्ट कर देती हैं। प्रभावित पौधे पीले पड़कर मुरझाने के बाद सूख जाते हैं। सफेद लट का नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले इसके जीवन चक्र पे हमें ध्यान देना होगा। इसका साल भर का जो जीवन चक्र है, जिस समय बरसात होती है, पहली बरसात के समय आपने सबने देखा होगा, उसी शाम को नीम के पौधों पे, खेजड़ी के पौधों पे, सैनने के पौधों पे ये भंवरा एक दिखता है भूरे से रंग का। ये भंवरा भयंकर रूप से उस दिन निकलता है और शाम के समय, निश्चित समय है संध्या का समय, जिसको अपन गांव में आरती का समय कहते हैं, उस संध्या की वेला में, आरती के समय में लगभग 7 बजे भंवरा निकलता है और उन पत्तियों पे खूब पत्तियों को खाता है और पत्तियों को खा के नर और मादा मीटिंग करते हैं और मेट करके और फिर मादा जमीन के अंदर गिर जाती है नीचे और अंडे देती है। उन अंडों से लटें निकलेगी और लटें धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्था उनकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसमें नुकसान का प्रतिशत भी खेत में बढ़ता जाएगा। जो भी फसल बोओगे आप, उसको वो खाती रहेंगी और ऐसी प्रौढ़ अवस्था के बाद जब वो पक गई, लट मोटी हो गई खूब, उसके बाद वो शंकु के रूप में परिवर्तित हो जाती है और शंकु में परिवर्तित होने के बाद वो वापस जमीन में जाके घुस जाती है और उसी समय जब बरसात होगी उस शंकु में से भंवरा निकलेगा। इसलिए सबसे आसान उपाय है इसके जीवन चक्र का पहले अध्ययन करें, जुताई करें। में अपन ने जितने पेड़ ज्यादा हैं उन पेड़ों की या तो छंगाई करें और जो इक्के दुक्के बचे हुए हैं उन पे अपन कीटनाशक का स्प्रे करें, छिड़काव करें उसी समय जब वो भंवरे वहां बैठते हैं। उस समय यदि छिड़काव करें तो वहीं उसको नियंत्रित कर सकते हैं, तो अपन निश्चित रूप से सफेद लट के नुकसान से किसान फसल को बचा सकेंगे। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कृषि में जल संरक्षण के लिए किसान भाई गहरी जुताई करें, लेजर द्वारा भूमि समतलीकरण, धान की सीधी बुआई, धान के खेत में उचित मेड़बंदी, ड्रिप सिस्टम, मल्चिंग, फुवारा पद्धति, नहर और भूजल का संयुक्त उपयोग क्रियाएं करें। प्रति हेक्टेयर धान की नर्सरी तैयार करने के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी लगाएं। इसमें 250 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम यूरिया तथा 8 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डालें। क्यारी में 6 किलो उपचारित बीज छिड़काव विधि से डालकर उसे हल्की मिट्टी या गोबर से ढक दें। क्यारी को हमेशा तर रखें। आवश्यकता होने पर नर्सरी में 2 किलोग्राम यूरिया टॉप ड्रेसिंग विधि से छिड़कें। मूंगफली की बुआई 15 जून तक कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्में HNG 123, HNG 69, HNG 10, मल्लिका, M13, TJ 37A आदि उपयुक्त हैं। मूंगफली की खेती भारी एवं क्षारीय मिट्टी में नहीं करना चाहिए।
कॉलर राट तथा जड़गलन रोग की रोकथाम के लिए बुआई से 15 दिन पहले 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम अथवा ट्राइकोडर्मा बेडी प्रति बीघा की दर से 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर छाया में रखें और बुआई से पूर्व जमीन में अच्छी तरह से मिला दें। साथ ही 62 किलोग्राम अरंड की खली प्रति बीघा की दर से बिजाई के पूर्व जमीन में मिला दें। नींबू वर्गीय पौधों के नए बाग लगाने के लिए 6 गुणा 6 मीटर की दूरी पर पौधे लगाने के लिए 1 गुणा 1 मीटर आकार के गड्ढे मई और जून माह में खोद लें। गड्ढों में 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद तथा 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट 75 से 100 ग्राम क्यूनॉल फॉस गड्ढों में अच्छी तरह से मिलाकर भर दें। पौध लगाने का सबसे उपयुक्त समय जुलाई अगस्त का माह रहता है। बेल वाली सब्जियों में नियमित रूप से पानी दें तथा थ्रिप्स माइट के नियंत्रण के लिए फास्पामाइट 200 मिलीलीटर या बायोआर 303 100 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पोल्ट्री हाउस में औसत 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखें। चूजे गर्मी के मौसम में बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए चूजों को कम स्थान में अधिक संख्या में नहीं रखें। चूजों को गर्म हवा से बचाने के उपाय करें। गर्मियों में मुर्गी और चूजों को बचाने के लिए फार्म के चारों ओर बोरी लगा दें। साथ ही स्प्रिंकलर लगाकर बोरियों पर सुबह शाम पानी का छिड़काव करें। मिट्टी में हमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, जमीन का खारापन और अम्लीता के बारे में पता चलता है। इसके अलावा मिट्टी जांच में हमें जैविक, कार्बनिक और जमीन में फसल उत्पादन के लिए जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात होती है, इसलिए मिट्टी परीक्षण जरूर करवा लें। कोरोना से बचाव के लिए अनावश्यक यात्रा न करें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए पौष्टिक आहार एवं योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दिन भर में कम से कम एक बार हल्दी वाला दूध अवश्य पिएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम निमेरा, जिला जयपुर के धनुलाल ने। आपने बीज उपचार करने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, जैसे कि अभी मक्का का ये सीज़न हो गया, बिजाई का समय आ गया है। जो किसान भाई ये बीज उपचार को कई बार सोचते हैं कि ज़रूरी नहीं है। मैं ये कहूँगा कि बीज उपचार ही सबसे ज़रूरी पहला जो उनका स्टेप है बिजाई से पहले का, बहुत मायने रखता है। एक दवाई आती है थायरम के नाम से, जिसका 4 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से हम बीज उपचार कर सकते हैं। बहुत से जो हाइब्रिड हैं मक्का के, उनका बीज उपचारित ही आता है। अगर किसी ऐसी दशा में उपचारित बीज नहीं है तो वो थायरम का प्रयोग जरूर करें, फफूंदनाशक का, या फिर इसमें अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं ट्राइकोडर्मा का भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर एक कीटनाशक है इमिडाक्लोप्रिड, जिसका 7 ml प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करें, बीज उपचार करें। इसके अलावा PSB भी आता है, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, बीज उपचार वैसे तो कई वैरायटीज़ हाइब्रिड्स का वो उपचारित आता है। अगर नहीं आता है तो उसको एक तो ग्लव्स ज़रूर यूज़ करें, दस्ताने, जो कि आसानी से मेडिकल स्टोर वगैरह से मिल जाते हैं। और जितनी मात्रा बताई गई है, रिकमेंड की गई है, उतना ही मात्रा का प्रयोग करें बीज उपचार के लिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaستhan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।